चलिए दोस्तों, तो बात करते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की, विच इज द कॉम्प्रिहेंसिव वन। कॉम्प्रिहेंसिव सवाल है, क्वेश्चन नंबर 20। आप देख पा रहे हैं इतना बड़ा है कि आपके पूरे स्क्रीन पे भी कवर नहीं करवा पा रहा हूं मैं। इसके बाद भी एक दो एंट्रीज आपकी छूटी हुई है, एक दो ट्रांजेक्शन छूटी हुई है। तो इस सवाल से बेसिकली क्या होगा, आपका पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्ट है जो आपने जनरल एंट्री में सीखा है वो आपका मोटे तौर पे इससे रिवाइज हो जाएगा। आप समझ पाओगे कि क्या क्या ट्रांजैक्शंस आपने पीछे कवर किए हैं, और उसको अगर एक साथ आपके सामने दे दिया जाए तो क्या आप सारी चीजें रिकैप कर पाते हो कि नहीं, सही से याद कर पाते हो कि नहीं, उसको अटेम्प्ट कर पाते हो कि नहीं। ठीक है, चलिए तो फटाफट से सारे ट्रांजैक्शंस को देखेंगे। ऑल्दो दे आर नॉट न्यू ट्रांजैक्शंस, हम सब सीख चुके हैं, सब कवर कर चुके हैं, हमें सब आता है। ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं है जिसकी एंट्री पास करना आपको नहीं आता। बस इसमें एक सवाल के अंदर सारे ट्रांजैक्शन को डाल दिया गया ताकि मोटे तौर पे आपकी प्रैक्टिस हो जाए, और अगर कुछ चुटपुट चीजें छूट भी रही हो तो वो चीजें भी आपकी यहां पे अपडेट हो जाएंगी। अदरवाइज आपने कॉन्सेप्ट और पीछे के सारे सवाल अगर कर लिए हैं तो देयर इज नथिंग लेफ्ट जो आप कह सके कि आपको नहीं पता है, आपको नहीं आता है। एवरीथिंग यू नो। ठीक है, चलिए तो पहला ट्रांजैक्शन क्या है, आपको ये सारी ट्रांजैक्शंस की एंट्री पास करनी है इन द बुक्स ऑफ प्रकाश। पहला ट्रांजैक्शन दिया हुआ है आपको, ओपन अ करंट अकाउंट विद पंजाब नेशनल बैंक, कितना 1 लाख रुपए। पंजाब नेशनल बैंक में इन्होंने करंट अकाउंट खुलवाया है, 1 लाख रुपए उसमें ओपन करने का मतलब क्या हुआ कि 1 लाख रुपए इस बैंक में इन्होंने जमा किए होंगे। ठीक है सर, तो जब बैंक में हम पैसा जमा करते हैं तो हमारी एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। क्योंकि यहां हमें बैंक का नाम पता है तो हम क्या करेंगे, हम बैंक का नाम लिखेंगे। हम क्या बोलेंगे, पंजाब नेशनल बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है जी, सिर्फ बैंक पता होता तो हम बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश करते हैं, क्योंकि हमें बैंक का नाम पता है तो हम पूरा का बैंक का नाम लिख देते हैं। 1 लाख अकाउंट, 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए, 1 लाख यहां बैंक में आ जाएगा, 1 लाख रुपए आपका कैश चला गया। ठीक है सर, आगे बढ़िए। रिसीव अ चेक ऑफ ₹12,900 फ्रॉम चंद्रदेव एंड अलाउड डिस्काउंट 300 टू हिम। द चेक वॉज डिपॉजिटेड इन टू बैंक ऑन द सेम डे। कह रहा है हमें कोई चेक मिला है 12,900 रुपए का, किससे, चंद्रदेव से मिला है। हमने उसको डिस्काउंट दिया है, हमें पैसा मिल रहा है तो डिस्काउंट भी हम ही दे पाएंगे। बिल्कुल सिंपल बात है। कितने का डिस्काउंट दिया हमने, 300 रुपए का। तो ये 300 रुपए का आपका डिस्काउंट आपने अगर अलाउ किया दैट मींस आपका ये नुकसान है। ठीक है सर, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 12,900 उसने दे दिए, 300 का डिस्काउंट दिया, मतलब उससे हमें पैसे मिलने कितने थे, उससे पैसे मिलने थे, इन दोनों को जोड़ोगे क्या आएगा, 13,200 रुपए। मतलब कि किसी व्यक्ति से जो चंद्रदेव है उससे मुझे कितने पैसे लेने थे, उससे मुझे पैसे लेने थे 13,200 रुपए। हमने कहा भाई तेरे को देते हैं 300 रुपए का डिस्काउंट, तो हमें दे दे कितने, 12,900 रुपए उसने आपको दे दिए। और ये पैसा उसने कैसे दिया है, आपको दिया है चेक के माध्यम से, और चेक को आपने सेम डे में बैंक में डाल दिया। ये जानकारी अगर आपको मिल गई, इसका मतलब क्या हुआ कि आपको चेक इन हैंड वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है। आप सीधा सीधा कह सकते हो ये पैसा आया बैंक में, ये आपका डिस्काउंट अलाउड हुआ, और इतने से चंद्रदेव का अकाउंट जो है वो आपको सेटल करना पड़ेगा। सेटल का मतलब उसको उतने से क्रेडिट करना पड़ेगा, क्योंकि आपका डेटर जो था वो उतने से कम हो जाएगा। कितने से, 13,200 रुपए से। एंट्री सर कैसे करेंगे, एंट्री क्या होगी, तो एंट्री होगी आपको बैंक में पैसा आया है तो इसलिए आप बोलोगे बैंक अकाउंट डेबिट। आपने यहां पे डिस्काउंट दिया है वो आपका नुकसान है, तो आपको लिखना पड़ेगा डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। और आपको किससे पैसे मिल रहे हैं, तो उस व्यक्ति का नाम है यहां पे गिवन, चंद्रदेव। ठीक है, तो चंद्रदेव कितने से सेटल हो गया, 13,200 रुपए से, जबकि उसने पैसे आपको दिए सिर्फ और सिर्फ 12,900 रुपए, और 300 रुपए का वो क्या ले गया आपसे, डिस्काउंट, जो कि आपके लिए है नुकसान। नरेशन में क्या लिखेंगे, तो नरेशन में आप सवाल को क्रिस्प करके उतार दोगे। चलिए जी, परचेज की आपने मशीनरी फॉर ₹1 लाख, पेमेंट मेड बाय चेक, इंस्टॉलेशन करवाया आपने 6,000 रुपए का, और इसकी पेमेंट की आपने कैश में। क्या ऐसा हमने कुछ प्रैक्टिस किया है पीछे, जी सर बिल्कुल ऐसा ही हमने प्रैक्टिस किया था कि 1 लाख रुपए की मशीन खरीदी है, चेक में पेमेंट किया, इंस्टॉलेशन कराया, वो भी मशीन में ही ऐड होगा, लेकिन उसकी पेमेंट हमने कैश में की। हमने देखा था कि इसकी हम 2 एंट्री अलग अलग कर सकते हैं। एक क्या होगा, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक 1 लाख रुपए, और इंस्टॉलेशन के लिए क्या करोगे, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश 6,000 रुपए। और हम इसको जोड़ के भी कर सकते हैं, तो मैं आपको जोड़ के ही फिलहाल करवा दे रहा हूं कि अल्टीमेटली दोनों का दोनों खर्चा आपका कहां जाएगा, मशीनरी अकाउंट में ही ऐड होगा। तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक से कितना पैसा जा रहा है, और कैश में कितना पैसा जा रहा है। तो बैंक से आपके पैसा जा रहा है कितना, 1 लाख रुपए, कैश में जा रहा है 6,000 रुपए। तो टोटल आपकी मशीनरी की वैल्यू कितनी बनेगी यहां पे, 1,06,000 रुपए। तो मशीनरी डेबिट होगा 1,06,000 रुपए से, 1 लाख रुपए आपके बैंक से जाएगा और 6,000 रुपए आपके कैश में से जाएगा। अलग अलग भी आपने देखा हुआ है, अलग अलग भी आप अटेम्प्ट कर सकते हो, बट दैट इज नेसेसरी, अननेसेसरी वेस्टेज ऑफ टाइम। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक एक एंट्री, फिर मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश दूसरी एंट्री। इट्स ऑल योर चॉइस, आप जैसे मर्जी करें। आगे बताइए, परचेज्ड अ हॉर्स फॉर बिजनेस
फॉर 20,000 रुपीज। सर ये कुछ नया आया, ऐसा हमने नहीं देखा। तो हमने यहां पे घोड़े खरीद लिया, अभी तक हमने ऐसा कुछ नहीं, हम गुड्स खरीदते थे सर। हम यहां पे क्या खरीद रहे हैं, घोड़ा खरीद रहे हैं, ठीक है सर। और वो कह भी रहा है किसके लिए खरीद रहा है, बिजनेस के लिए खरीद रहा है। मतलब कि आपका यहां पे हो सकता है जो प्रकाश है, ये जो प्रकाश है इसका हो सकता है घोड़े का बिजनेस हो, ये घोड़ा खरीद के घोड़े बेचता हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ये कह भी रहा है कि परचेज ने हॉर्स किया, किसके लिए किया है, बिजनेस के लिए किया है, मतलब इसको हो सकता है आगे बेचे भी। तो हमने क्या सीखा था सर, हमने ये सीखा था कि जब भी आप कोई ऐसा जानवर खरीदते हो जो कि जीवित है, कोई पशु खरीदते हो जो कि जीवित है, मतलब जिसमें सांसें चल रही होती है, उसको हम स्टॉक ना बोल के क्या बोलना पसंद करते हैं, उसको हम बोलते हैं लाइव स्टॉक, ठीक है। तो आप अल्टीमेटली परचेज कर रहे हो अपने बिजनेस के लिए क्या, हॉर्स, कितने का, 20,000 रुपीज का। और ये बिजनेस के लिए परचेज कर रहे हो तो आपके लिए एक प्रकार का क्या हो गया, ये गुड्स हो गया, आपके लिए एक प्रकार का क्या हो गया, गुड्स हो गया। अब इसकी आप एंट्री क्या करोगे, तो ये है लाइव स्टॉक। मतलब कि जब मैं इसका क्लोजिंग स्टॉक लिखूंगा, जैसे कि आप स्टॉक खरीदते हो, कोई भी स्टॉक खरीदते हो, जो गुड्स है वो खरीदते हो, तो आप क्या वर्ड यूज करते हो, आप वर्ड यूज करते हो परचेज। सेल करते हो सेल, और एट द एंड जो बच जाता है उसको हम किस नाम से लिखते हैं, उसको हम स्टॉक के नाम से लिखते हैं। सेम फैशन में अगर आपका जैसे यहां पे हॉर्स है, काव होगा, कैट होगा, कुछ भी ऐसा चीज होगा, तो उसको हम स्टॉक ना लिख के उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम लाइव स्टॉक बोलते हैं। बट इस लाइव स्टॉक को भी जब मैं परचेज करूंगा तो मैं क्या लिखूंगा, परचेज ही लिखूंगा, क्योंकि मेरे लिए तो ये गुड्स है, मेरे लिए तो ये गुड्स है, तो ये परचेज अकाउंट ही लिखा जाएगा। वो अलग बात है कि जब इसका क्लोजिंग स्टॉक लिखा जाएगा तो वो स्टॉक ना लिख के क्या लिखा जाएगा, लाइव स्टॉक के नाम से, ठीक है। बट यहां मैं अगर बिजनेस के लिए खरीद रहा हूं तो मेरे को इसमें कोई डिफरेंस देने की आवश्यकता नहीं है। मेरी एंट्री क्या होगी, मेरी एंट्री सेम रहेगी, परचेज अकाउंट डेबिट। कैसे खरीदा है तो कुछ पता नहीं है तो मान लेंगे कैश में, क्योंकि नाम भी अपने को गिवन नहीं है सवाल में। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, कितने से, 20,000। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश कितने से, 20,000, ठीक है। आई होप इट्स फाइन। यहां पे गुड्स खरीदा होता तब भी हम यही एंट्री करते हैं, इसने हॉर्स खरीदा तब भी हम यही एंट्री करेंगे। बट थोड़ा सा ट्रिकी था, थोड़ा सा कुछ नया प्रेजेंटेशन थी। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। सोल्ड गुड्स टू गोकुल एट अ लिस्ट प्राइस ऑफ 4,000, ट्रेड डिस्काउंट है 10%, कैश डिस्काउंट है 5%, ही पेड द अमाउंट ऑन द सेम डे एंड अवेल द कैश डिस्काउंट। इसने पूरे पैसे सेम डे पे दे दिया है तो इसको कैश डिस्काउंट हमें देना पड़ेगा, ठीक है सर, दे देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पहले क्या कर लेते हैं, इसकी कैलकुलेशन कैसे होगी। तो यहां पे हमने सेल किया है, ठीक है सर। जो आपकी लिस्ट प्राइस है वो कितना है, लिस्ट प्राइस कितना है, लिस्ट प्राइस है हमारा 4,000। आपको पहले इसमें से क्या माइनस करना पड़ेगा, पहले माइनस करना पड़ेगा ट्रेड डिस्काउंट। कितने परसेंट है ट्रेड डिस्काउंट, 10%। तो 10% आप इसका निकालोगे कितना आएगा, 400। कितनी वैल्यू बचेगी, 3,600, बिल्कुल ठीक। इसके बाद कैश डिस्काउंट था 5%। अब इसने पूरे पैसे दे दिए उसी दिन पे और कैश डिस्काउंट अवेल किया, ये हमें बता रहा है, मतलब इसमें से कैश डिस्काउंट भी माइनस होगा। इतनी तक की बातें आपके लिए सिर्फ कैलकुलेशन के लिए थी, इसको आप रिकॉर्ड नहीं करते हो, लेकिन कैश डिस्काउंट अगर मिलता है तो उसको आपको रिकॉर्ड करना होता है। कैश डिस्काउंट कितना है, 5%, तो इसका 5% निकालेंगे कितना आएगा, 180। 5% कितना आएगा, 180। जो बैलेंस फिगर बचेगा वो कितना बचेगा, 3420। अब इसको आपको रिकॉर्ड करना है, तो आपने सेल किया है तो आपके पास से जो सामान जाएगा वो कितने का जाएगा, 3600 रुपए का। लेकिन जो आपको पैसे मिलेंगे, क्योंकि कैश डिस्काउंट है, इसने सेम डे में पेमेंट दे दी है, तो आपको कैश रिसीव होगा कितना, 3420, और 180 रुपए का आपने डिस्काउंट दिया, अब आपके लिए नुकसान है, आप उसको डेबिट में लिखोगे। एंट्री क्या करेंगे सर, एंट्री होगी आपकी कैश अकाउंट डेबिट। आपने डिस्काउंट अलाउ किया है तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू, आपने क्या किया है, सेल्स किया है, तो सेल्स अकाउंट। सेल्स कितने से होगा, 3,600। डिस्काउंट आपका कितना आएगा, 180, और जो रिमेनिंग है वो आपका कहां जाएगा, कैश अकाउंट में। नरेशन क्या लिखोगे, बीइंग सेम टू सेम सवाल, ठीक है सर। तो आई होप इट्स फाइन। ऐसा भी हम पीछे कर चुके थे, दिस इज ऑल्सो नॉट न्यू। आगे बढ़िए, आगे बढ़ते हैं। परचेज गुड्स फॉर ₹10,000 एंड पेड 4,000 फॉर कैरेज ऑन दिस गुड्स। हमने कोई गुड्स खरीदा 10,000 रुपए का और 400 रुपए का कैरेज भी हमने पे किया है। कैसे खरीदा है तो नाम पता नहीं अपने को, तो हम क्रेडिट मानेंगे नहीं, क्रेडिट के लिए अलग से कह भी नहीं रहा, तो हम मानेंगे कैसे, कैश परचेज मानेंगे। चलिए जी, तो परचेज की एंट्री क्या होगी, तो इसकी आप 2 एंट्री कर सकते हो। गुड्स परचेज करते हो तो एंट्री क्या करते हो, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। आपने कैरेज पे किया तो उसकी एंट्री क्या करोगे, कैरेज अकाउंट डेबिट टू कैश। कैरेज खर्चा है, कैश जा रहा है। आप दोनों को जोड़ के भी कर सकते हो, क्योंकि एक ही ट्रांजैक्शन है, तो हम यहां पे कंपाउंड एंट्री भी मार सकते हैं। कैसे मारेंगे, बोलेंगे परचेज अकाउंट डेबिट कितने से, तो परचेज कितने का है, 10,000 रुपए, और एक खर्चा भी हुआ इसके ऊपर, वो क्या है, कैरेज। तो कैरेज अकाउंट भी डेबिट कर देते हैं कितने से, 400 रुपए से, और टोटल आपके पास से कैश कितना जाएगा, टू कैश अकाउंट। इन दोनों को जोड़ देते हैं, 10,400। आई होप इट्स फाइन, वेरी नॉर्मल। चलिए, नरेशन क्या होगा, बीइंग गुड्स परचेज एंड कैरेज
पेड, बीइंग गुड्स परचेज्ड एंड कैरेज पेड। ठीक है, चलिए आगे। एडिशनल कैश इंट्रोड्यूस बाय द प्रोप्राइटर 40,000 रुपए। कैश इंट्रोड्यूस किया प्रोप्राइटर ने, ऐसा ट्रांजैक्शन में हमने देखा था जहां पे कोई प्रोप्राइटर स्टार्टिंग में कैश लगाता है तो उसकी एंट्री क्या होती है, जब वो बिजनेस स्टार्ट करता है, जैसे हम बोलते हैं ना बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, तो एंट्री क्या होती है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। बाद में भी कोई पैसा लगाएगा तो सेम ही चीज तो है, बिजनेस में क्या हो रहा है, कैश आ रहा है, उसका कैपिटल उतने से बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि वो कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहा है। तो एंट्री क्या होगी इसकी भी, सेम टू सेम, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कितना है सर, अमाउंट है हमारा 40,000, तो कैश अकाउंट डेबिट होगा 40,000 रुपए से और कैपिटल भी आपका क्रेडिट हो जाएगा 40,000 रुपए से। परचेज की आपने स्टेशनरी 800 रुपए की और पोस्टल स्टैंप खरीदा है आपने 100 रुपए का। ठीक है, अब स्टेशनरी खरीदी हमने 800 रुपए की, पोस्टल स्टैंप खरीदा 100 रुपए का, बताओ इसकी एंट्री क्या होगी। तो हमने क्या देखा था सर कि जब आप कुछ प्रिंटिंग स्टेशनरी के अंदर छोटी मोटी चीजें खरीदते हो तो उसको हम अलग अलग से रिकॉर्ड नहीं करते। अलग अलग से का मतलब क्या हुआ, अगर ये कहता कि मैंने पेंसिल खरीदा 10 रुपए का तो हम थोड़ी बोलते पेंसिल अकाउंट डेबिट 10 रुपए, को बोलता कैलकुलेटर खरीदा 50 रुपए का तो कैलकुलेटर अकाउंट डेबिट टू 50 रुपए ना। जब भी कुछ इस टाइप के प्रिंटिंग स्टेशनरी के आइटम खरीदे जाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, सीधा सीधा प्रिंटिंग स्टेशनरी नाम का एक खर्चा बनाते हैं, उसके अंदर डाल देते हैं। जैसे कि यहां पे से स्टेशनरी खरीदा, अब ये कह देगा कि इसने रजिस्टर खरीदा, इसने खरीदेगा पेंसिल खरीदा, इसने खरीदेगा कुछ इस टाइप की और चीज खरीदी जो स्टेशनरी से रिलेटेड है, तो हम उन सभी आइटम को अलग अलग से खर्चे में नहीं डालते या अलग अलग से उसका अकाउंट नहीं क्रिएट करते हैं। वो सारा हमारा एक मिसलेनियस खर्चा है जिसको हम बोलते हैं एक हेड। वो हेड क्या बनता है आपका, वो हेड बनता है आपका प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी के नाम से। किस नाम से, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ये एक स्टैंडर्ड हेड है। ठीक है, तो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू, आपने परचेज किया है तो टू कैश अकाउंट, कितना 800 और 100, टोटल हो जाएगा 900 रुपए। अच्छा सर, क्या हम सर इसको ऐसे एंटर नहीं कर सकते? अगर कोई बोले कि सर ये हेड बनाना था, या आपको तो पता था आपने बता दिया, या आपने पहले कॉन्सेप्ट बताया था तो वो कॉन्सेप्ट अगर याद आएगा तब तो हम बना लेंगे, बट अगर हमें याद नहीं आया तो क्या अगर हम ऐसे कर दें कि जैसे वो कह रहा है स्टेशनरी खरीदी तो हम कह दें स्टेशनरी अकाउंट डेबिट, और उसने क्या खरीदा, उसने पोस्टल स्टैंप खरीदा तो पोस्टल स्टैंप्स अकाउंट डेबिट टू कैश, जो भी खरीदा उसका अकाउंट बना देते हैं टू कैश। कितना अमाउंट है सर, 800 रुपए यहां पे, 100 रुपए यहां पे, और टोटल हो जाएगा कितना, 900 रुपए। क्या सर ये करें या ये करें, कौन सा ज्यादा करेक्ट है? तो आप ये भी कर सकते हो, आप ये भी कर सकते हो, बट फिलहाल अगर मैं आपको सजेस्ट करूं एट द लेवल ऑफ 11th क्लास तो आप इसको करके चलें, जो कि बिल्कुल लिटरल है कि जो भी आपको खर्चा दिया हुआ है उसको आपने ऐड कर दिया। बस इसमें ध्यान ये रखना कि ये कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको रिवाइज कराया वो इसलिए कराया कि ये ध्यान रखना कि अगर वो बोलता पेंसिल खरीदा 5 रुपए का, रबड़ खरीदा 50 रुपए का, पेन खरीदा 200 रुपए का, तो हम उन सभी चीजों को ऐड कर देते हैं इस टाइप के हेड के अंदर। बट क्योंकि यहां पे उसने एक स्टेशनरी वर्ड आपको यूनिफॉर्मली दे दिया 800 रुपए का, पोस्टल स्टैंप यूनिफॉर्मली दे दिया 100 रुपए का, तो हम इसको अलग अलग भी एंटर करेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो फॉर यू आपको एग्जाम में क्या चूज करना है, आपको एग्जाम में इसको चूज करना है, एग्जाम में आप ये करके आएंगे। बट अगर बहुत ही मिसलिनियस टाइप के खर्चे दिए होंगे तो आप उसको ग्रुप भी कर सकते हो, ऐसा कोई हेड बना के प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कह दो या सिर्फ स्टेशनरी कह दो तो भी चल जाएगा, अगर सारे खर्चे स्टेशनरी से रिलेटेड हैं तो। यहां पे आपको स्टेशनरी अलग दिया हुआ था, पोस्टल स्टैंप अलग दिया हुआ था, विच इज नॉट पार्ट ऑफ स्टेशनरी, तो उसके लिए आपको एक नया हेड क्रिएट करना पड़ेगा, फॉर एग्जांपल प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी टाइप। ठीक है, तो आप अगर इस टाइप की मास्टरी नहीं करना चाहें तो जो सवाल में दिया हुआ है उन सारे खर्चों को डेबिट करें टू कैश और आगे बढ़े। चलिए सर, अगला आता है विड्रॉन फ्रॉम बैंक। 20,000 रुपए आपने बैंक से निकाला है, तो जब आप बैंक में जमा करते हो तो बैंक टू कैश होता है। अब जब आप बैंक से विड्रॉ कर रहे हो तो आपके पास कैश आएगा, तो कैश आएगा तो उसकी एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट, और बैंक कौन है यहां पे, गिवर है, तो बैंक अकाउंट आपका क्रेडिट हो जाएगा। कितने से, 20,000 रुपए, और नरेशन में क्या लिखेंगे, जो आपको सवाल में दिया हुआ है। ठीक है सर, आगे बताइए। अगला आता है रिसीव्ड एन ऑर्डर टू सप्लाई गुड्स ऑफ ₹40,000 फ्रॉम मनी एंड रिसीव 10,000 एज एन एडवांस टुगेदर विद द ऑर्डर। अब देखिए यहां पे क्या है, हमने देखा था कि अगर सिर्फ मनु तक लिखा होता तो आप इसका कुछ नहीं करते, ऐसा हमने पीछे पढ़ा हुआ है कि आपको कोई ऑर्डर रिसीव हो रहा है कि आपको गुड्स सप्लाई करना है, कितने का, 40,000 रुपए का, इतनी इंफॉर्मेशन है, तो क्या गुड्स दिया आपने, नहीं, क्या पैसा आया आपके पास, नहीं, तो हुआ क्या है, कुछ नहीं, कम्युनिकेशन हुई है, बस सिर्फ कम्युनिकेशन हुआ है, तो उसको आपके अकाउंटिंग में रिकॉर्ड कर पाओगे, बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। तो ये जो स्टार्टिंग की बात लिखी है कि आपको ऑर्डर मिला है कुछ सप्लाई करने का 40,000 रुपए का मनु से, ये बात आपके लिए इररेलेवेंट थी, इसकी अकाउंटिंग एंट्री होगी क्या, कुछ भी नहीं। बट इस सवाल में और ऐड कर दिया गया कि आपको 10,000 रुपए रिसीव हो रहे हैं एज अ एडवांस, 10,000 रुपए आपको एडवांस में मिला है,
तो उसको आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। कैसे रिकॉर्ड करेंगे सर? तो एडवांस में 10,000 रुपए मिला तो अल्टीमेटली आपको मिल क्या रहा है? पैसा। आ क्या रहा है आपके पास? कैश। तो कैश अकाउंट डेबिट। टू किससे आ रहा है? तो हमारे पास जो पैसा आ रहा है वो किससे आ रहा है? मनु से आ रहा है। तो आप लिखोगे टू मनु। कितना? 10,000 रुपए। कैश आया, किससे आया? मनु से। तो अब ये मनु को आपने क्रेडिट कर दिया, मतलब एक तरीके से आपका यहां पे लाइबिलिटी बन गई, जिसको हम बोल रहे हैं एडवांसेस। ठीक है, बीइंग एडवांसेस रिसीव्ड फ्रॉम मनु। रिलेशन क्या होगा? बीइंग एडवांसेस रिसीव्ड फ्रॉम मनु। ठीक है, आपको मनु से एडवांस मिला, आपने मनु के अकाउंट में उसको खड़ा कर दिया हुआ है। कल को जब आप गुड्स सप्लाई करोगे तो इसको यहां से एडजस्ट कर लोगे, मतलब तब आपको ऑब्वियस सी बात है, जब आप 40,000 का गुड्स दोगे तो आपको 40,000 तो मिलेंगे नहीं, 10 तो आपको पहले मिल गए थे, तो बचा हुआ जो 30 मिलेगा उसको आप फिर वहां पे एडजस्ट करके दिखाओगे। वो हम देख लेंगे कैसे एडजस्ट होता है। जैसे कि अगर मैं यहां पे आपको एडजस्ट करने की बात करूं तो आपको अगर इसमें कहा जाए कि सपोज इसने आगे जब 40,000 का सेल किया होता, दिस इज एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, ये आपको सवाल में नहीं पूछा गया है, एक्स्ट्रा बात कर रहे हैं कि अगर आगे इसमें सेल करने की बात होती कि हाँ भैया अब गुड सेल हो गई, कितने की सेल हो गई? 40,000 रुपए की, उसकी एंट्री क्या होती सर? उसकी एंट्री होती है आपकी मनु अकाउंट डेबिट टू सेल्स। जब आप एक्चुअल में सप्लाई कर दोगे कितने का? 40,000 रुपए का। अब 40,000 रुपए आपने दिखाया यहां पे कि मनु से लेने हैं, डेबिट कर दिया और सेल कर दी, लेकिन मनु आपको ऑलरेडी 10,000 रुपए दे रखा था। तो जब इसका ये क्रेडिट में 10 है, डेबिट में 40 है, तो इसका मतलब इसका नेट अकाउंट कितना आ रहा है? 30,000 रुपए का। तो जब ये आपको आगे चल के पैसे देगा तो कितने पैसे देगा? कैश अकाउंट डेबिट टू मनु कितना? 30,000 रुपए, और आपका ये अकाउंट जो है वो सेटल हो जाएगा, क्योंकि आपको ऑलरेडी मनु क्रेडिट में 10,000 रुपए। अब मनु अगर क्रेडिट 30,000 से हो जाएगा तो आपका ये पूरा 40,000 का हिसाब यहां पे लग जाएगा। बहुत बेसिक सी बात थी, आई होप आपको ये पहले से पता होगा, बट स्टिल मैंने थोड़ा सा हाईलाइट कर दिया कि इस टाइप के जब एडवांसेस आते हैं तो फ्यूचर में उतना पैसा आपके पास कम रिसीव होता है और वो एडवांसेस से अल्टीमेटली एडजस्ट हो जाता है। ठीक है सर, आगे बढ़िए। अगली ट्रांजैक्शन क्या है? कैश 10,000 एंड गुड्स वर्थ 4,000 वर स्टोलन। ओ भाई साहब, चोरी हो गई। कितने की चोरी हो गई? तो कह रहा है कैश जो है वो चोरी हुए हैं कितने के? 10,000 रुपए के। कैश जो है वो चोरी हुआ 10,000 रुपए और गुड्स जो है वो 4,000 रुपए के थे, जो कि चोर चुरा के ले गया। अब जब चोर की चोरी हो गई तो उस केस में आपको एंट्री करनी पड़ेगी। आप क्या बोलोगे? लॉस बाय थेफ्ट डेबिट, लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू। ये आपका नुकसान है, जो नुकसान वो डेबिट करना पड़ेगा। टू गया क्या है आपके पास से? तो आपके पास से कैश गया, तो टू कैश अकाउंट। और क्या गया आपके पास से? आपके पास से गुड्स भी गया। जब गुड्स आपके पास से जाता है तो आप उसको किस नाम से लिखते हो? आप उसको लिखते हो परचेज अकाउंट के नाम से। आप परचेज में से उतना बैलेंस कम कर देते हो, क्योंकि एक्चुअल में ये सेल नहीं है और सेल के अलावा किसी भी रीजन से आपके पास से गुड्स जाता है तो उसको हम परचेज अकाउंट से ही एडजस्ट करते हैं। ठीक है सर। कैश कितने का लेके गया वो चोर? 10,000 रुपए का। गुड्स कितने का लेके गया वो चोर? 4,000 रुपए का। तो कुल आपका नुकसान कितने का हुआ है सर? 14,000 रुपए का। वो आपके डेबिट में आ जाएगा। नरेशन में लिखोगे सेम टू सेम सवाल। आगे बढ़िए। परचेज गुड्स फ्रॉम देवेंद्र फॉर 7,40,000 एंड पेमेंट वॉज मेड बाय चेक। आपने गुड्स खरीदा है 7,40,000 रुपए का और पेमेंट दिया है कैसे? चेक से। क्या सर, क्या ही सवाल है? तो बिल्कुल सिंपल है। क्या करोगे आप? परचेज अकाउंट डेबिट टू पेमेंट कैसे दिया आपने? चेक से। तो बैंक कितना? 7,40,000 रुपए। कोई दिक्कत थी क्या इसके अंदर? कोई भी दिक्कत नहीं थी सर, आराम से हम इसको कर सकते हैं। ठीक है। अब कोई बच्चा इसमें कह सकता है कि सर इसकी 2 एंट्री वाली बात भी आपने बताई हुई है, तो आप चाहो तो 2 एंट्री वाली बात भी यहां पे अप्लाई कर सकते हो। कैसे अप्लाई करोगे? पहली एंट्री करोगे परचेज अकाउंट डेबिट टू देवेंद्र, और दूसरा क्या करोगे? देवेंद्र अकाउंट डेबिट टू बैंक, सेम अमाउंट 7,40,000 रुपए। आई डोंट थिंक सो कोई दिक्कत वाली बात है। आगे बढ़िए। अब क्या कह रहा है? सोल्ड 1/4 ऑफ द अबव गुड्स एट अ प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन कैश। क्या कह रहा है कि जो ये गुड्स खरीदा है इसका 1/4 हमने बेच दिया और 25% का हमने उस पर प्रॉफिट भी कमाया है। तो आइए जरा इसकी कैलकुलेशन देख लें। कैलकुलेशन कैसे होगी? तो हमने गुड्स खरीदा कितने का? 7,40,000 रुपए का। अब 7,40,000 का जब आपने गुड्स खरीदा और उसने बेचा कितने का है? 1/4 बेचा है, तो पहले तो उसका 1/4 निकाल लो। तो 7,40,000 को आपको डिवाइड करना पड़ेगा 4 से। ठीक है, 7,40,000 का आपका क्या निकालना पड़ेगा? 1/4 कितना आएगा? वो आएगा आपका 1,85,000। ठीक है सर, ये तो हो गया क्या? कॉस्ट प्राइस। ये हो गया आपका कॉस्ट प्राइस, जो कि आपने गुड्स खरीदा था उसकी कॉस्ट प्राइस निकाल लिया आपने 185। अब इसको आप बेच रहे हो और 25% का आपको क्या कमाना है? प्रॉफिट कमाना है। तो आप इसमें क्या ऐड करोगे? इसमें ऐड करोगे प्रॉफिट। कितना? 25%। प्रॉफिट एट द रेट 25%। तो 1,85,000 रुपए है, इसका आपको 25% निकालना पड़ेगा। इसका 25% निकालोगे कितना आएगा?
46,250, 46,250 रुपए। अब इसको आप जोड़ दो इसके अंदर, कितनी फिगर आएगी? 2,31,250 रुपए। ठीक है, तो आपके पास जो गुड्स था उसका आपने 1/4 किया, 1,85,000 रुपए। वो कह रहा है 1,85,000 रुपए के माल को इसने बेच दिया है 25% के मुनाफे पे, तो 25% आपने उसमें प्रॉफिट ऐड कर दिया, आपकी वैल्यू आ गई 2,31,250। दिस इज व्हाट? दिस इज सेलिंग प्राइस। ये क्या है? आपका सेलिंग प्राइस है। अब आपको नॉर्मल सेल्स की एंट्री करनी है। सेल्स की एंट्री क्या होती है? तो आपने सेल कैसे किया है? कैश में किया है, तो कैश अकाउंट डेबिट, कैश आएगा, टू गुड्स जाएगा और जो जा रहा है उसका नेचर है सेल्स, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। वैल्यू कितनी लिखोगे? सीधा सीधा 2,31,250, 2,31,250 नरेशन में उतार देंगे जो सवाल दिया हुआ है। क्या हम इसको कॉस्ट प्राइस पे लिखते हैं क्या? नहीं सर, हमने सीखा क्या कि गुड्स को जब भी सेल किया जाता है तो उसको सेलिंग प्राइस पे ही लिखा जाता है, उसके अंदर प्रॉफिट अलग से नहीं दिखाया जाता, सीधा सीधा सेल्स दिखा दिया जाता है जितने का भी सेल्स हुआ है। और ये सारा पार्ट जो है हमारा कैलकुलेशन का पार्ट होता है, इसको हम वर्किंग नोट में अलग से दिखाना पसंद करते हैं। ठीक है, चलिए जी, तो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 20। आई होप आपकी अच्छे से रिवीजन हो गई, उसके अंदर सारे सारे पॉइंट्स अच्छे से आपको कवर करा दिए गए होंगे। यहां पे जाके आप कह सकते हो कि प्रैक्टिकल सेशन आपका जो जनरल एंट्रीज का था वो भी समाप्त हो जाता है। ऑल्दो एक आधा सॉल्व क्वेश्चंस आपके दिए हुए हैं, फिर उसके बाद हम नई वैरायटी की क्वेश्चंस में प्रवेश करेंगे जिसके अंदर हम जनरल एंट्रीज को और दूसरे दूसरे एंगल से समझने का कोशिश करेंगे कि एग्जाम में अगर उन्होंने एंगल से आपसे पूछा जाए तो भी आप सतर्क रहें और आपको पता रहे कि उसके आंसर्स आपको किस तरीके से करने होते हैं। चलिए जी, तो फिलहाल इतना ही। आई होप, मैं मान के चल रहा हूं ये बात कि आपको चीज अच्छे से समझ में आ रही है, और अगर जिसको समझ में नहीं आ रही है वो मुझ तक ये बात पहुंचाएगा थ्रू कमेंट्स, थ्रू इंस्टाग्राम, ताकि आपको मैं नेसेसरी सॉल्यूशंस दे पाऊं, और उसके लिए अगर मेरे को कुछ अलग से एफर्ट्स करने हैं तो वो भी मैं आपको प्रोवाइड कर पाऊं ओवर दी यूट्यूब।